और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आज हम चर्चा करेंगे राम पर हो रही महाभारत की। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासत में शब्दों की सीमा टूटना कोई नई बात नहीं है और फिर एक बार ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर यहां राम रावण पर बहस शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को रावण का सेना यानी रावण की सेना बताया और बीजेपी को राम की सेना बताया। वहीं बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आते ही कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। मंत्री अमरजीत भगत ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि अभी बृजमोहन जी की होली की खुमारी उतरी नहीं है। बीजेपी नेताओं के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। राम हमारे रग रग में बसे हैं। और अमरजीत भगत देखिए यही नहीं रुके, उन्होंने आगे एक बात और कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर तो कालनेमी बसे हैं। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों के बीच, नेताओं के बीच बहस का दौर जो चल रहा है वो आने वाले दिनों में और भी गर्माता दिख रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बहस को कैसे देखती है। सुनिए पहले वो बयान बृजमोहन अग्रवाल का और क्या पलटवार किया मंत्री अमरजीत भगत ने। हम ये मानते हैं कि ये एक धर्म युद्ध है। एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना है। रावण की सेना को परास्त करने के लिए और हम अपने जो सैनिक हैं उनको तैयार कर रहे हैं और यही बुद्ध सशक्तिकरण का उद्देश्य है। लगता है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को होली का खुमार अभी उतरा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की क्या हाल है वो आपके सामने है। बीजेपी चारों खाना चित है, इनका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। चलिए तो मिलिए उन मेहमानों से जो आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बंसल न्यूज स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी से प्रवक्ता अमित साहू जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बृजमोहन अग्रवाल का बयान आपने सुना। आम जनता जब वोट देती है, जनता जब किसी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को चुनती है तो बदले में वो यही अपेक्षा रखती है कि विकास की बात होगी, जहां पर वो रह रहे हैं सड़क, बिजली, पानी, तमाम योजनाओं का उन्हें लाभ मिलेगा और अच्छी सरकार वो चुनते हैं। लेकिन जब राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होने लगती है, उटपटांग टीका टिप्पणी की जाती है, बयानबाजी होती है, तो फिर राजनीति से इतर जनता भी सोचती है कि आखिर ये देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। मैं बृजमोहन अग्रवाल की इस टिप्पणी पर आपसे व्यक्तिगत राय चाह रहा हूं। बीजेपी को या कांग्रेस से भी मैं पूछूंगा, ये क्या अधिकार है तय करने का कि कौन महाभारत में किस पात्र की भूमिका निभा रहा है, कौन रावण की सेना है, कौन राम की सेना है। विकास की बात क्यों नहीं होती? हम मुद्दों से भटक क्यों जाते हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी क्यों करते हैं? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आज जो स्थिति के है, आज छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से अराजकता में डूबा हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में अराजकता फैली हुई है, तो कुल मिलाकर यही प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में रावण राज चल रहा है। आज हत्याएं, अपराध, नशे का गढ़ ये छत्तीसगढ़ जो बन चुका है। ना यहाँ विकास की कोई काम हो रहे हैं, ना विकास की कोई गाथा लिखी जा रही है। यहाँ पर सिर्फ अपराध की गाथा लिखी जा रही है, महिला उत्पीड़न की गाथा लिखी जा रही है, हत्याओं की गाथा लिखी जा रही है, नशे के कारोबार की गाथाएं लिखी जा रही है। और तो इन्होंने कहा ही था कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और यही है इनका छत्तीसगढ़। इन्होंने गढ़ दिया है नवा छत्तीसगढ़। तो कुल मिला के आज हम भी अपनी सेना इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि जो विकास हमने 15 सालों में इस छत्तीसगढ़ महतारी का किया था, अब जनता भी उसी उम्मीद पर बैठी है। इसलिए हम अपने सैनिक तैयार कर रहे हैं। आने वाले इस चुनाव में हम बिल्कुल दमदारी से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और पुनः इस छत्तीसगढ़ में रामराज। तो कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए वो रावण की सेना हो गई। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ का वातावरण हम देख रहे हैं उस प्रकार से यही प्रतीत होता है कि ये रावण की सरकार है। चलिए अभय जी, क्या कहेंगे आप? रावण से तुलना किए कि आपकी तो रावण की सेना है और विपक्ष का काम होता है नाकामियों को, खामियों को गिनाना, जो गलतियां आप करते हैं सरकार में रहते, सत्ता में रहते, लेकिन एक भी ढंग का काम आपकी सरकार ने नहीं किया है सत्ता में। क्या कहेंगे? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के पास न तो मुद्दा है, न तो नेता है। खाली डब्बा, खाली बोतल और खाली घड़ा बहुत आवाज करता है। एक इनकी राष्ट्रीय
आई थी पुरंदेश्वरी, और उन्होंने कहा कि हम थूकेंगे तो कांग्रेसी थूक में बह जाएंगे। वो पता नहीं किस थूक में बह गई, आज उनका पता नहीं है। एक इनके नितिन नवीन जी आते हैं बिहार से, सह प्रभारी, वो छत्तीसगढ़ में तारीख के लिए कुछ भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी कहते हैं, नेताओं के लिए कुछ भी कहते हैं। वो जिस बिहार से आते हैं वो बहुत बड़ी धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय नेताओं की तो होड़ लगी है। आज 7 बार के विधायक बृजमोहन जी अरुण साव के अंडर में काम कर रहे हैं, नारायण चंदल के अंडर में काम कर रहे हैं। रमन सिंह को कभी बृजमोहन ने मुख्यमंत्री नहीं माना। आज इनकी जो आपसी लड़ाई है वो इतनी बढ़ चुकी है कि इनका दिमाग का खालीपन हो गया है। माननीय अमरजीत भगत हमारे संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने कहा ये होली की खुमारी नहीं है, ये 15-4 की भ्रष्टाचार की खुमारी है जो आज तक नहीं उतरी है। ये 15 साल की बदजुबानी जिसके कारण भाजपा के कार्यकर्ता इनसे दूर हो गए, जिनसे जनता इनसे दूर हो गई, वो आज तक नहीं उतरी है। अरे रावण और राम की बात आप मत करिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। यहाँ किसान के विकास की गाथा लिखी गई, यहाँ कृषि मजदूरों के विकास की गाथा लिखी गई। बात अगर वो कर रहे हैं तो आपकी पार्टी कालनेमी की बात करती है। मेरा ये सवाल है अभय जी कि राजनेताओं के मुख से इस तरह की बातें कितनी शोभा देती है। रावण की सेना, कालनेमी, आपकी पार्टी से कालनेमी का बयान आता है कि बीजेपी में कालनेमी साहब है। ये राजनेताओं के मुख से इस तरह की टिप्पणियां कितनी उचित है? दीपक जी, ये कालनेमी का हम उदाहरण नहीं दे रहे हैं, ये कालनेमी हैं। जिस तरह कालनेमी ने हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने के लिए राम नाम का दुसाला उड़ा था, ये भारत की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए पूरे देश में राम नाम का दुसाला उड़ते हैं। ये कालनेमी है, हमको उदाहरण नहीं देना है। फिर भी मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हम राजनीति में शुचिता लाएं, हम राजनीति में विकास की बात करें। जो आप आधे घंटे का डिबेट दिखाएंगे, आज छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी, तो छत्तीसगढ़ की जनता को कोई अच्छी बात हम बताएं, हम अपनी विकास की बात करें, हमारे विकास में वो कमी खोजें, हम पे वो कमी का आरोप लगाएं, उसका हम जवाब दें। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि थूक के बयान से लेकर आज देखिए इतने उहापोह में है कि जब भानु प्रतापपुर में टिकट बढ़ रही थी तो इन्होंने एक ऐसे आरोपी की टिकट दे दिया जिसमें एक बच्ची के दुष्कर्म का मामला था। इनको तो अपने घर का पता नहीं है, घर के लोगों का पता नहीं है, ये उहापोह में है। और 15 साल में नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान की गाथा हुई है। अमित साहू जी 2 घंटे का डिबेट करिए। अमित साहू जी, आप आपके पास आप एक नया ईटा तो बता दो छत्तीसगढ़ में कहाँ रखा है। आप किस विकास की बात कर रहे हो? क्या डब्बा चम्मच डब्बे की बात करता है? पहले ये तो तय कर लो, चम्मच हो वो तय कर लो पहले। आप पहले एक नया ईटा कहाँ रखा है उसको बताओ। आपने छत्तीसगढ़ में क्या विकास किया ये बताओ। भाजपा के बचे इतिहास को आपने आगे नहीं बढ़ा पाया, आप किस विकास की बात करते हो? यहाँ पैनल में मत लड़िए, यहाँ पैनल में मत लड़िए। अमित जी मैं आपको मौका दूंगा, डुबा दिया आपने, मैं मौका दूंगा। अभय जी एक छोटा सा सवाल है, मुझे खाली इतना समझा दीजिए कि ये कैसी रीत है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही देना है। अगर सामने वाली पार्टी आपको रावण की सेना कह रही है तो आपको नहीं लगता कि पलटवार करना जरूरी था? आप सहज स्वीकार कर लेते, ठीक है साहब रावण में एक ही तो बुराई थी कि उसने सीता हरण कर लिया था। इतना विद्वान, इतना प्रखंड, इतना महान आदमी था, आप ये कहकर स्वीकार कर लेते कि ठीक है सीता हरण ही तो किया था उसने, उसको हटा दें। तो रावण भी एक महान योद्धा था, महान पराक्रमी था। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, लेकिन आपका मुकाबला जिन लोगों से है वो जिस भाषा में बात करेंगे, हमारी मजबूरी होती है उस भाषा में बात करना। हमको अच्छा नहीं लगता। हम तो राम को राजनीति का विषय नहीं मानते, हम तो धर्म को राजनीति का विषय नहीं मानते, लेकिन ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जो कालनेमी के रूप में है। तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी है दीपक जी, नहीं तो हम तो विकास की बात करना चाहते हैं। चलिए हम तो छत्तीसगढ़ की बात करना चाहते हैं, मैं लौटूंगा, हम तो छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों मेहमानों के पास। आदित्य जी अब आपसे मेरा सवाल है, आपने हमारे दोनों राजनीतिक मेहमानों को सुना,
मैं चाह रहा था कि शुचिता बनी रहे, हम आराम से सभ्य शब्दों में बात करें, लेकिन वही कुछ बहस के हम अंश यहाँ डिबेट में भी देख रहे हैं। अमित जी अगर बड़ा वार कर रहे हैं तो अभय जी भी ये कह रहे हैं कि देखिए, जिसको जैसी भाषा में जवाब देना होता है उसी भाषा में समझाना जरूरी होता है। लेकिन इस मुद्दे से अलग आप क्या राय रखते हैं? आम जनता इसको लेकर क्या राय रखती होगी? एक दूसरे पर इस तरह से टीका टिप्पणी करना, तीखे बयान देना, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। देखिए दीपक जी, ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह जानना पड़ेगा कि अचानक राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल क्यों इतना सामने आ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल वो नेता हैं जो 7 बार के विधायक हैं। बृजमोहन अग्रवाल वो नेता हैं जो रमन सिंह से ऊंचे कद के नेता रहे, लेकिन मुख्यमंत्री वो बन नहीं पाए। तो आज अचानक विधानसभा के भीतर भी हम देख रहे हैं, नारायण चंदेल बैठे रहते हैं अपनी सीट में, बृजमोहन अग्रवाल वॉकआउट करा देते हैं। बृजमोहन अग्रवाल और बाकी सदस्यों के जाने के बाद नारायण चंदेल बाहर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, अब बीजेपी के भीतर भी शय और मात का खेल है। बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी में बृजमोहन अग्रवाल को मैनेजमेंट गुरु माना जाता है। इससे कोई बड़ी बात नहीं कि बृजमोहन अग्रवाल से बड़ा कोई नेता आज भी है नहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस प्रकार के उनके बयान आ रहे हैं, और देखिए शुरू के 4 साल कभी बयान नहीं आए बृजमोहन अग्रवाल के, अब जिस तरह से तीखे बयान आ रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इस प्रकार के बयान विधानसभा के भीतर सुनने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर यही है कि अपने आप को 2023 में एक बड़े नेता के रूप में बृजमोहन अग्रवाल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पूरे 90 के 90 विधानसभा सीटों की जवाबदारी उनको दी जाए, और उसके बाद जब अगर भारतीय जनता पार्टी चुन कर आए तो मुख्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल बने। ये उनकी मंशा कहीं ना कहीं नजर आती है। दूसरी तरफ देखिए, छत्तीसगढ़ की भाषा इस तरह की कभी नहीं रही। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस प्रकार का वातावरण कभी नहीं रहा। आज छत्तीसगढ़ में कुत्ता, बिल्ली, जानवर, अब देखिए रावण, ये सब सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में बात करी ना आप लाइट मेट्रो की, अगर सरकार ने घोषणा की है, कहां से लाइट मेट्रो बनेगी? आपके पास कोई पाथ है? आपने जो आप हाईवे बनाया उसमें आपने ओवरब्रिज बना दिया, तो अब लाइट मेट्रो जाएगी कहां से? इस पर कोई बात नहीं हो रही है। 2500 रुपए अगर आप बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, तो किसको बेरोजगारी भत्ता देंगे? जब आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगार है, 0.8% भी अब बेरोजगारी नहीं है, तो किसको बेरोजगारी भत्ता देंगे आप? अनियमित कर्मचारी लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। आंगनबाड़ी की जो मांग पूरी होनी थी वो नहीं हुई। इस पर विषय पर डिस्कशन नहीं है। रावण, राम, अरे ये डिस्कशन का टॉपिक है क्या? इस डिस्कशन के टॉपिक से किसको फायदा मिलने वाला है? ना मुझे, ना आपको, ना आम जनता को। आदित्य जी, ये भी आपसे समझना चाहूंगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, हम देखते हैं छत्तीसगढ़ ही नहीं, अक्सर हमने देखा अलग अलग प्रदेशों की राजनीति हो, विधानसभा चुनाव का दौर जब नजदीक आता है, इस तरह की टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब बहुत गलत भाषा का प्रयोग किया गया। कांग्रेस कहती कि हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं उसी तरह की राजनीति। लेकिन छत्तीसगढ़ के हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस तरह की भाषाएं जब आती है, इस तरह की टीका टिप्पणी जब नेता करते हैं, इसका असर चुनाव में कितना दिखता है? देखिए, भाषा की गिरावट हर जगह दर्ज की जा रही है। और देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत शांत जनता है। छत्तीसगढ़ की जनता इस प्रकार की भाषा न कभी पसंद करी है, न कभी करेगी। अजीत जोगी का कार्यप्रणाली हमने देखी है 2000 से 2003 के बीच में, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया। 2003 में किसी को नहीं पता था कि अजीत जोगी दोबारा चुनकर नहीं आएंगे। देखिए, अजीत जोगी कहीं ना कहीं परिदृश्य से गायब हो गए। छत्तीसगढ़ में समझना पड़ेगा, यहाँ देखिए, ये भगवान राम की नगरी कहा जाता है, माता कौशल्या का धाम कहा जाता है। यहां पर इस प्रकार की भाषा का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए इसका फायदा नहीं, केवल नुकसान होना। आप मुद्दों पे लड़िए ना। आप पूछिए अभय नारायण जी से कि जो आप बजट में घोषणा की उतनी कितनी पूरी कर पाएंगे? 4.5 साल तक क्या किया आपने? आप इस पे बात करिए, बहस होनी चाहिए। रावण की सेना, राम की सेना, जानवर, बिल्ली, इससे मुझे तो नहीं लगता किसी की, छत्तीसगढ़ की जनता को किसी को भी जरा सा भी फर्क पड़ता हो। युवाओं की बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस आए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो चीजें पूरी नहीं हो पा रही, जो घोषणा पत्र में शराबबंदी की कोई बात नहीं कर रहा है। राम रावण में उलझा कर मत रखिए जनाब, ये जनता है। 2018 में अगर आपको चुनकर भेजी, 2023 में फिर से आपको इनके पास जाना है। और इस प्रकार की भाषा अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता देख रही है, और उसका जवाब जरूर छत्तीसगढ़ की जनता देती है। दीपक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने आदित्य जी, और देखना यह भी होगा छत्तीसगढ़ की जनता इसे किस तरह से लेती है, किसके पक्ष में वोट डालती है। अमित जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास का एक भी काम नहीं हुआ। आपने सारी सरकार की नाकामियां जो हैं, गलतियां जो हैं, जो झूठे वादे हैं, आप ये कहकर गिना रहे हैं कि एक भी विकास का काम नहीं हुआ। ठीक है, विपक्ष में रहकर आपका काम है सरकार की नाकामियों को गिनाना, लेकिन फिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि केंद्रीय नेतृत्व कई दफा छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तारीफ करता है, चाहे वो मिलेट्स की बात हो, अन्य कई ऐसे मसले हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तारीफ की है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, ये जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, ये झांकी दिखाने में बहुत माहिर है।
पेपर वर्क में बहुत माहिर है, धरातल पे कुछ होता नहीं, ये पेपर में खेलने वाली सरकार है। एक मैं उदाहरण आपको देता हूं, शायद आपने भी देखा होगा, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बेरोजगारी दर सबसे कम है। बेरोजगारी दर की मात्रा इन्होंने प्रतिशत में दिखाई। दूसरी ओर इन्होंने पोस्टर लगाए पूरे छत्तीसगढ़ की 5 लाख नौकरियां हमने दी। अब जब इनको धरातल में उसको सिद्ध करने के लिए हमारे नेताओं ने विधानसभा में प्रश्न किया कि आप बताइए भाई 5 लाख नौकरियां कौन से जिले में, किस विभाग में और कैसे कैसे किन किन युवाओं को दी, मगर यह सरकार एक तरफ 5 लाख का झांकी दिखाती है, दूसरे तरफ 18,000 का आंकड़ा मात्र पेश कर पाती है। तो यही झांकी दिखा के भी केंद्र सरकार को दिग्भ्रमित करती है और झूठे उपहार लेने का ये काम करती है, झूठे वाहवाही लेने का काम करती है। अमित जी, आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार झांकी दिखाकर प्रधानमंत्री को मैनिपुलेट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखिए, विकास के काम दिखने भी चाहिए धरातल पे। हम अगर रायपुर राजधानी की बात करें, राजधानी में क्या विकास कार्य हुए आज तक? आज एक फ्लाईओवर ये चालू नहीं कर पाए, एक नया सड़क नहीं बना पाए। प्रदेश की बात तो बहुत दूर है। चलिए अभय जी, क्या चल रहा है ये? अमित जी तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ बेवजह की महिमा मंडन कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, झांकी जमा रहे हैं और प्रधानमंत्री को भी गफलत में डाल रहे हैं, उन्हें भी आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। दीपक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको आरोप ही लगाना है और आरोप लगाने को विपक्ष धर्म मानते हैं। ये हमने कहा ना, तो न इनके पास नेता है न इनके पास मुद्दा है। और भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को वहां पहुंचा दिया है जहां छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने वहां पहुंचा दिया छत्तीसगढ़ को, जहां छत्तीसगढ़ को पहले कार्यकाल में हो जाना था। लेकिन 3 कार्यकाल मिला रमन सिंह जी को और 3 कार्यकाल में गिट्टी और सीमेंट के महल खड़े करते रहे। रायपुर में किसवाई, आप ही बोल लो ना, फिर मैं चुप हो जाता हूं। आप पूरा टाइम ले लो। नहीं, आप अपनी बात रखिए। कुछ सहने की, कुछ विकास काम भी तो जरा चलिए जल्दी से आप जरा विकास काम तो गिना दीजिए अभय जी। अमित जी को लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, विकास का काम ही नहीं हुआ है। 4.25 साल से अधिक वक्त हो गया भूपेश सरकार को, क्या उपलब्धियां रही है आपकी? अभी अमित जी ने कहा 5 लाख नौकरियां। आप अमित साहू जी प्रवक्ता हैं, पूरी बातों को सुन के समझ के बोलिए। 5 लाख रोजगार दिया हमने। नौकरी तो हम वही देंगे जो पद खाली होगा। जितने शिक्षक की भर्ती होगी, जितना शिक्षक का पद खाली होगा, उतनी पुलिस की भर्ती होगी, जितना पुलिस का पद खाली होगा। नौकरियों का तो संख्या फिक्स है, नौकरियां तो हम वही देंगे। 18 से 20 हजार हमने नौकरी दी है सरकारी, लेकिन 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखिए, आज गोठान में जाके रोजगार मिल रहा है। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रिपा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। आज लोग अपना रोजगार करके आगे बढ़ रहे हैं। ये नया छत्तीसगढ़ है, यही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है और यही छत्तीसगढ़ मॉडल है। और अमित साहू जी की आत्मा से जानते हैं, एक छत्तीसगढ़िया हैं, वो छत्तीसगढ़ी नेता हैं, उनको आत्मा से मालूम है, लेकिन वो कह नहीं सकते, वो भाजपा में रह के मजबूर हैं। अमित साहू जी को अंदर से पता है कि जो छत्तीसगढ़ का सपना उनके पूर्वजों ने देखा था, उस छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल ने बनाया है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। रमन सिंह तो स्काई वॉक बना रहे थे, आसमान में ले जा रहे थे भ्रष्टाचार को। 15 साल के भ्रष्टाचार देख लीजिए। चाउर वाले बाबा थे, उसको भी तोड़ने का निर्णय नहीं ले पाए। राजधानी की बात कर रहे हैं, राजधानी की बात। ये देखो अभय नारायण जी, आप अपनी बात में आज आपकी सरकार की इतनी क्षमता नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है आपकी सरकार की। उसको या तो बना दो या तो तोड़ दो। आप ये निर्णय लेने वाली सरकार भी नहीं है, निर्णय नहीं ले पा रही है उस पर। आप राजधानी का क्या विकास किया? छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और आप नौकरियों की बात करते हैं। 91-84 पदों के लिए आवेदन कितने आते हैं? 2.5 लाख। आप किस अधिकार की बात करते हैं? युवाओं की, किस अधिकार की बात कर रहे हैं? 91 पद के लिए आप 2.5 लाख आवेदन आ रहे हैं। ये किस पायदान पे पहुंचा दिए छत्तीसगढ़ को आपने? आवेदन कब आ रहे हैं? जब संभावना बनी है। आप तो पीएससी खत्म कर दिए थे। आप भी प्रवक्ता हैं, आपको मालूम नहीं है क्या? आप इतनी जानकारियां नहीं रखते? किस चपरासी पद के लिए 2.5 लाख आवेदन आए हैं? आज भर्तियां निकल रही है, लोग भर्ती हो रहे हैं, लोग आवेदन भर रहे हैं। इसीलिए सब युवा त्राही मचा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। नियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा आपने वही कर रहे हैं। बेवजह कि हम ऐसे विषय में हम जा रहे हैं आगे, दर्शक हमारे समझ नहीं पाएंगे। हम दोनों तरफ से अगर आवाजें होंगी, शोर होगी तो समझ नहीं आएगा।
आप जरा वो तो बताएं कि जो वादे आपने किए थे उनमें से कितने पूरे किए। बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि आपने कोई वादे जो किए थे कोई पूरे नहीं किए, सिर्फ अविकास की जो बातें आप करते हैं ये सब ढोंग है, ये सब झूठी बातें हैं। कुछ तो बताइए, कुछ गिनाइए तो सही, ताकि मैं अमित जी से जवाब लूं। दीपक जी, हमारे 36 में से 32 वादे पूरे हो चुके हैं। हमने किसानों को 2500 रुपया देने कहा था, हम 2640 दे रहे हैं। हमने ग्रामीण रोजगार की बात कही थी, 5 लोग को हर साल रोजगार दे रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे या भत्ता देंगे, अभी हमने बेरोजगारी भत्ते का भी ऐलान किया है। ये 36 का आंकड़ा बड़ा गजब का होता है भाई जी, क्योंकि कहते हैं 36 के कहते हैं 36 का आंकड़ा भी होता है और 36 गुण भी नहीं मिलना चाहिए। ये पूरे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल पूरे के पूरे वादे पूरे होंगे। ये जनता की सरकार है, जनता के लिए काम कर रही है। और विकास कार्य जिस दिन जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जहां चाहेगा हम डिबेट करने को तैयार हैं। आपके माध्यम से लगातार हमारी योजनाएं जनता के बीच दिखाई जा रही है। आप खुद समाचार दिखाते हैं। ठीक, आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहां पहुंच चुकी है, कृषि का उत्पादन कहां पहुंच चुका है। हम रिकॉर्ड धान की खरीदी कर रहे हैं, 1 लाख टन से ऊपर धान की खरीदी हुई है, जो हिंदुस्तान के लिए रिकॉर्ड है। चलिए, फिर इतनी जब बातें हो रही है तो फिर बीजेपी को दिखता क्यों नहीं है? बहरहाल चलिए मैं लौटूंगा। आदित्य जी, उनको तो रावण दिख रहा है। अभय जी, वो तो रावण की पूजा करेंगे। आदित्य जी कुछ कह रहे हैं। अभय जी, राम और रावण की चर्चा हो रही तो सीता माताएं भी पूछ रही भाई छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी? आप शराबबंदी तो बता दीजिए, क्योंकि माताओं ने, बहनों ने बहुत विश्वास किया था घोषणा पत्र एक बिंदु पर, जिसने आपने कहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में आप शराबबंदी करेंगे। बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। 6 महीने का और समय है। अभी भी आपकी जो समिति के लोग हैं बिहार और बाकी राज्यों में घूम रहे हैं। लगता है शराबबंदी कर पाएंगे? आदित्य जी, शराबबंदी के लिए तुरंत समिति की घोषणा कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समिति का बहिष्कार किया। 1.5 साल उसमें खराब हुआ, फिर कोरोना आया। उसके बाद हमारी समिति गुजरात का दौरा कर चुकी है, अभी बिहार का दौरा कर रही है। समिति की रिपोर्ट पेश होगी। दौरे से होगा क्या? शराबबंदी अगर अभय जी, दौरे से होगा क्या? अभी रिपोर्ट पेश होगी, दुष्परिणाम देखेंगे। हम नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे, हम जीएसटी की तरह नहीं करेंगे कि लोग लाइनों में मर जाएं। जिसको कर नहीं देना वो भी कर दे। शराबबंदी एक समुचित कार्यक्रम चलाकर जनता के बीच जनता को जागरूक करके, शराब पीने वालों को भी जागरूक करके और सामाजिक चेतना पैदा करके, और उसके दुष्परिणाम को देखते हुए शराबबंदी करेंगे। अगर हमने वादा किया तो शराबबंदी होगी, ये विश्वास करने की चीज है। भूपेश है तो भरोसा है, तो शराबबंदी की घोषणा में भी भरोसा होगा। चलिए आदित्य जी, यानी दोनों हमारे राजनीतिक मेहमानों की बात सुनकर इतना लग रहा है अभय जी भी काफी आश्वस्त हैं, विश्वास से भरे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार फिर आएगी, सत्ता में वापसी होगी कांग्रेस की। लेकिन बीजेपी भी जी तोड़ मेहनत कर रही है बतौर विपक्ष में रहते हुए। समय बहुत कम बचा है, लेकिन ये वादे एक तरफ और सियासी बयानबाजी एक तरफ। क्या कहेंगे आदित्य जी? बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देखिए 15 साल जो पार्टी सत्ता में रहे और वो सत्ता से अचानक 15 सीटों पर सिमट जाए, 2018 के आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो निश्चित तौर पर अब जो बचा 6 महीना है वो उन मुद्दों पर घेरना चाहती है कांग्रेस को जो मुद्दे पूरे नहीं हो पाए। बेशक कहें अभय जी ने 32 वादे पूरे हुए, लेकिन अभी ऐसे कई वादे जो पूरे नहीं हुए, और जो वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं उसमें भी कई इफ एंड बट्स हैं। तो इन सब चीजों को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में, और सशक्त विपक्ष की भूमिका जब तक भारतीय जनता पार्टी की दिखेगी नहीं। देखिए, राम रावण, मंदिर से मस्जिद से, अब वो गया जमाना। छत्तीसगढ़ के लोग ये सब चीजों को वैसे भी पसंद नहीं करते। आप मुद्दों पर आइए, आप घेरिए। 36 बिंदु अगर आपने बोले तो वाकई में अगर आपने कर्ज माफी की बात की, कितने लोग की कर्ज माफी हुई? आपने 2500 देने की बात की थी, अब तो रेट बढ़ गया भाई, अब 3000 आप कर दीजिए, इस पे बात नहीं हो रही है। शराबबंदी पे कोई बात नहीं हो रही। बीजेपी का कोई बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा 2018 की स्थिति अब नहीं है। 2023 में कांग्रेस के लिए भी वही स्थिति होगी, मुश्किल से 7 से 8 सीटों का अंतर दोनों के बीच में। उस 7 से 8 सीटों को जो जिसने बैलेंस कर लिया वो 2023 की सत्ता में काबिज हो जाएगा, और जिसने ये समझ लिया कि उसने सब कुछ बेहतर कर लिया है और कहीं ना कहीं पैर जमीन में अगर नहीं रहे, किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, उसको बड़ा खामियाजा 2023 में देखने को मिल सकता है। दोनों ही पार्टियां तैयार है, लेकिन हां, विपक्ष में और बेहतर भूमिका पे अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो आने वाले चुनाव में शायद और अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हो पाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए फिलहाल चर्चा यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आदित्य जी, अभय जी और अमित
में जी आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की जनता अब किसे चुनेगी? साल 2023 का छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। भूपेश सरकार सत्ता में वापस लौटने का दावा कर रही है, तो विपक्ष में बैठी बीजेपी कह रही कि इस बार जनता कांग्रेस को वोट नहीं देगी। बहरहाल आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।